शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। रुक करें हम प्राइम टाइम डिबेट शो की तरफ, उससे पहले एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों का ऐलान किया है। प्रहलाद जोशी राजस्थान के चुनावी प्रभारी बनाए गए हैं। ओम प्रकाश माथुर छत्तीसगढ़ के चुनावी प्रभारी बनाए गए हैं। तो वहीं भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। तो ये लगातार बीजेपी अध्यक्ष, चुनाव अध्यक्ष और साथ ही राज्य अध्यक्ष बीजेपी के, और साथ ही अभी चुनाव के प्रभारियों की घोषणा कर रहा है। आपने देखा पिछले हफ्ते अभी बीजेपी ने कई बड़े बदलाव किए थे, और साथ ही अब अंदेशा भी है कि कैबिनेट के कई बड़े चेहरे हैं वो भी बदल सकते हैं, क्योंकि चुनावी समय है। और ऐसे में राज्यों पर, खासकर उन राज्यों पर जहां पर विधानसभा चुनाव है, बीजेपी खासकर फोकस करना चाहती है। अब ऐसे में आपको एक बार फिर से जरा जल्दी से आपको बता दें, बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों का आज ऐलान किया है। और ऐसे में प्रहलाद जोशी राजस्थान के चुनावी प्रभारी बनाए गए हैं। और आगे बढ़ेंगे, आपको ओम प्रकाश माथुर छत्तीसगढ़ के चुनाव के प्रभारी चुने गए हैं। और छत्तीसगढ़, आज प्रधानमंत्री वहां गए हुए थे, आपने सुना प्रधानमंत्री कैसे विपक्षियों पर बरस रहे थे। भूपेंद्र यादव को भी चुनावी प्रभारी बनाया गया है। और ऐसे में अच्छा, इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता दीपक चौबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार चुनाव को देखते हुए एक एक करके अब तमाम चुनाव के प्रभारियों को बदला जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है, चुनाव प्रभारी चुने गए हैं और कई बड़े नाम हैं इनमें से, जैसे भूपेंद्र यादव या फिर और भी छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी चुने गए हैं। प्रहलाद जोशी को राजस्थान का भार दिया गया है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, और देखिए क्योंकि इसी साल इन 4 राज्यों में चुनाव है, उसको देखते हुए पहले प्रदेश चुनाव प्रभारी, फिर सह चुनाव प्रभारी, इनके साथ प्रदेश चुनाव जो प्रभारी होगा उसके साथ 2 सह प्रभारी भी दिए गए हैं, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो। इसमें देखिए मनसुख मंडाविया जो केंद्र स्वास्थ्य मंत्री है, उनको सह प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का भूपेंद्र यादव को, मध्य प्रदेश का श्री प्रकाश जावड़ेकर को, तेलंगाना का, और इसमें एक और भी है कि मध्य प्रदेश में अश्विनी वैष्णव को भी सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। यानी कि केंद्र के मंत्री अब वहां डेरा जमाएंगे और जिस तरीके से उसको भी दूर किया जाएगा, जिस तरीके से लगातार राजस्थान इकाई जो है वो अंदरूनी गुट को लेकर ज्यादा परेशान भाजपा देखिए जिस तरीके से फोकस कर रही है चुनाव वाले राज्यों में, ऐसे में कई बड़े कयास भी लगाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक चौबे हमारे साथ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ। आगे बढ़ेंगे, प्राइम टाइम डिबेट शो हमारा इंडिया का सवाल। और वैसे में आगे बढ़ते हैं, मोदी सरनेम को लेकर के दिए गए बयान राहुल गांधी पर अब लगातार भारी पड़ रहा है। और ऐसे में अब राहुल गांधी के गले की फांस, ये पूरा बयान बन गया है। पहले सेशंस कोर्ट और अब गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को करारा झटका लगा है। दरअसल साल 2019 में मोदी सरनेम के खिलाफ दिए गए अपने बयान को लेकर के राहुल गांधी को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही इसके बाद राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सूरत सेशंस कोर्ट का रुख किया था। अब ऐसे में उन्हें सेशंस कोर्ट से कोई भी राहत नहीं दी गई और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कन्विक्शन पर स्टे के लिए गए थे सूरत हाई कोर्ट में, और वो अपील भी कर रहे थे कि सूरत हाई कोर्ट उनके कन्विक्शन पर स्टे लगा दे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सूरत हाई कोर्ट ने उनके कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगाया है, और साथ ही कोर्ट ने उल्टा राहुल गांधी को आज फटकार भी लगाई है। सूरत कोर्ट का कहना है, सूरत कोर्ट के जजेस ने कहा है राहुल गांधी के खिलाफ, उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ ऑलरेडी 10 मामले चल रहे हैं, आप माफी आपने मांगा नहीं, आपने कहा कि आप सावरकर नहीं हैं, अब ऐसे में आप कन्विक्शन पर स्टे लेना चाहते हैं, ये कैसे होगा? और साथ ही आपको बता दें कि इस पूरी खबर पर आज ठीक बीजेपी के तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश सही था, अब इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। लेकिन अब आपको बता दें चुनावी साल है, अब ऐसे में राहुल गांधी पर जिस तरीके से ये बड़ा कोर्ट कचहरी का मामला है, और साथ ही जिस तरीके से अब कोर्ट सीधे सीधे कह रहा है कि आपके ऊपर 10-10 मामले हैं और उनकी सदस्यता जा चुकी है संसद की। अब ऐसे में अगले साल होने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के अब कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी पर अटैक कर रही है और कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जितना लड़ना होगा उतना लड़ेंगे, लेकिन हमारी हक की बात हम करके रहेंगे। आज इसी बात पर
इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले आज आपका देख लेना बहुत जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी को लेकर के सेशंस कोर्ट जो है सूरत का, उन्होंने क्या कुछ कहा है, गुजरात में सूरत के सेशंस कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ कहना है, बीजेपी ने अपनी तरफ से क्या कुछ कहा, एक बार जल्दी से आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। साल 2023 में जिस कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, उसी कर्नाटक में साल 2019 में मोदी सरनेम पर राहुल के दिए बयान से कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कर्नाटक के कोलार में राहुल के दिए बयान से न सिर्फ उन्हें 2 साल की सजा मिली, बल्कि इस बयान ने उनकी सांसदी भी छीन ली और अब साल 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव भी राहुल लड़ पाएंगे या नहीं, इस पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि आज गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका मिला है। गुजरात हाई कोर्ट में आज राहुल की सजा पर फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। To dismiss such a challenge is always available to the High Court. The question really is it appropriately exercised? In my view, in a situation like this, we have enough precedent to say that there ought to have been granted relief as prayed for. Now the only option for him is to bring this to the Supreme Court. गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल सूरत सेशन कोर्ट ने फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस का कहना है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जैसा कि आपको याद है, ये अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई। उसके बाद आरक्षित हुआ और आरक्षित होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 66 दिन बाद आया है निर्णय। आज तक इस प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई। वहीं गुजरात हाई कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने स्वागत करते हुए कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले ने राहुल गांधी को आईना दिखाया है। ओबीसी समाज का अपमान करने वाले राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी। और आज गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा ही विस्तृत ऑर्डर दिया है और उन्होंने उनके इस प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया है। जहां तक डिफेमेशन का सवाल है, राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं और यह बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। अगर आप उनके पूरे देखें राजनीतिक टिप्पणियों को, तो विदेश में जाके वो भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं, डिफेम करते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो जो है वो फ्रीडम ऑफ एब्यूज है, कि आप जिसको चाहो गाली दो, जिसको चाहो आप शब्द कहो, जिसको चाहो जो बातें कहो। इसलिए कानून अपना काम कर रहा है। कानून का जो भी निर्णय है उसका सबको सम्मान करना चाहिए। बीजेपी के साथ साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में विपक्ष पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया है, लेकिन बीजेपी गरीबों के लिए लगातार काम कर रही है। अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद मानहानि के मामले में 4 साल बाद
23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट का रुख किया था। हालांकि उन्हें सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। अब उन्हें गुजरात हाई कोर्ट से भी झटका लगा है। हालांकि अभी राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में अपील करने का मौका है। वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल की सजा पर रोक लगा देती है तो उनकी सदस्यता फिर से बहाल हो सकती है। राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसके लिए विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहा है। अब ऐसे में गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को मिला झटका जनता के सामने उनकी छवि खराब कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल पाएगी या यहाँ से भी राहुल की उम्मीदों को झटका लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी, पहले सेशंस कोर्ट, उसके बाद फिर गुजरात हाई कोर्ट, और अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को इंसाफ मिलेगा। कांग्रेस कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक करेंगे। हमारे साथ आज इस डिबेट में शामिल होने के लिए तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत महेश वर्मा का, नेता बीजेपी के, विजय कौशिक नेता कांग्रेस के हमारे साथ, पीयूष पंत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, राहुल लाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, नवल किशोर झा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 20.7 पर। और ऐसे में सबसे पहला मेरा जो सवाल है, विजय कौशिक नेता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। ये जो मोदी सरनेम को लेकर के राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, और अब सूरत हाई कोर्ट ने भी, गुजरात हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि 10 से ज्यादा मामले राहुल गांधी पर हैं, और गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि परिस्थितियों के आलोक में सजा पर रोक लगाने का कोई विषय नहीं बनता और न ही इस पर हस्तक्षेप की कोई भी आवश्यकता है। कहीं मोदी सरनेम 2024 के लिए कांग्रेस का गेम बिगाड़ तो नहीं देगी? देखिए, देश का संविधान ये कहता है जब तक किसी को दोषी साबित ना कर दिया जाए या दोषी साबित ना हो गया हो तो कोर्ट उन चीजों को ध्यान में नहीं रखती। उन परिस्थितियों में कोर्ट उन केसों की बात कर रही है जो क्रिमिनल डिफेमेशन के तौर पर कोर्टों में डाले गए हैं। तो ये हाई कोर्ट का गलत डिसीजन मानते हैं हम, और निश्चित तौर पर इसके खिलाफ हम आगे भी अपील करेंगे। और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ। मैं देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि जब हम संसद के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे थे, अडानी के खिलाफ बेनकाब कर रहे थे सरकार को, तो इस डरी हुई सरकार ने एक ऐसे केस का प्रयोग किया जिसे क्रिमिनल डिफेमेशन के नाम पर भाजपा के ही एक नेता द्वारा कोर्ट में डाला गया था। और एक ऐसे मामले में जिसमें इतिहास में आज तक किसी को मैक्सिमम सजा के तौर पर 2 साल की कभी सजा नहीं हुई थी, उस मामले में राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुना दी गई। पूरा देश जानता है कि राजनीति के अंदर शब्दों को लेकर इस तरह की बातें होती रहती हैं। अगर शब्दों के ऊपर फांसी दी जानी चाहिए तो सबसे पहले मोदी जी को लगेगी, फिर अमित शाह जी को लगेगी, क्योंकि ये सत्ता में बैठकर जिस तरह से शब्दों का खेल खेलते हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, देश को जलील करते हैं, विरोधियों को धमकी देते हैं। निश्चित तौर पर जेल में तो इन लोगों को होना चाहिए, लेकिन आज राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति को जिस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, मैं मानता हूं इसमें कांग्रेस के कुछ जयचंद भी बाद में बेनकाब हो सकते हैं, उनका भी हम इलाज करेंगे और इस मोदी सरकार से भी लड़ेंगे। ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान है, अपनी अपनी बात रखी है। नवल किशोर झा जी हमारे साथ, अब जो विजय जी हैं, विजय कौशिक ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो कहा है उसको हम अभी मान नहीं रहे, हाईकोर्ट ने गलत कहा है और हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जो भी क्रिमिनल ऑफेंस के मामलों पर हाईकोर्ट कह रहा है कि राहुल गांधी पर इतने मामले हैं, क्रिमिनल ऑफेंस की बात कर रहा है, यह गलत है, क्या कहेंगे इस पर? नवल किशोर जी। जो गुजरात के हाईकोर्ट ने कहा है इस संबंध में, इस निर्णय के संबंध में जो गुजरात के हाईकोर्ट ने कहा है कि आदतन अपराधी हैं, और ये जो निर्णय है सेशन और नीचे कोर्ट का वो जो है वो जस्ट, प्रॉपर और लीगल है। मतलब कि इसके अंदर, और ये दुर्लभ नहीं है जिसके तहत जो है हाई कोर्ट जो है उसमें इंटरफेयर करे। ये सब जो टिप्पणी है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के खिलाफ जाती हुई नजर आती है।
लेकिन जो कानूनी पहलू से मैं आपको बताऊंगा कि सेशन कोर्ट के जो प्रोसीजर है उसके अलावा हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे, लेकिन अभी भी आपके पास एक विकल्प है इनके पास कि हाई कोर्ट के डबल बेंच, डिवीजन बेंच के तहत ये अपील कर सकते हैं। मान नहीं रहे, कह रहे हैं ये सब साजिश है और हाई कोर्ट भी साजिश में सामने। अभी विजय कौशिक जी ने अभी भी एक्सेप्ट किया कि गलत का है हाई कोर्ट ने, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो मानेंगे वापस से हाई कोर्ट के पास जाएंगे? ऐसी बात, देश का कानून का मानना हर लोगों का काम होता है और इनके पास विकल्प के रूप में जो है अभी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के अंदर में ही डिवीजन बेंच के अंदर जा सकते हैं, और नहीं तो 136 के तहत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है कि ये काफी बड़ा अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का किसी भी निर्णय। ठीक है, हमारे पास समय कम है, इसीलिए हमारे साथ सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इन सब के बीच राहुल गांधी की सांसदी और जिस तरीके से जेल का तो चलिए ठीक है वो है, लेकिन सांसदी उनकी चली गई, अगले साल लोकसभा चुनाव है, कैसे इसको कांग्रेस पार्टी इससे निकलेगी बाहर? अगर उसे निकलना, अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाती है, लेकिन उनके साथ बैकलॉग है कि उनकी सांसदी चली गई। नहीं, आमतन देखा जाता है कि ऐसे ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती है। अपीलेट की जो जुरिस्डिक्शन वाइड रेंज का होता है, जो नीचे डिफेमेशन का केस चाहे वो 2 साल की सजा हो, 4 साल की सजा हो या 15 साल की सजा हो, लेकिन आदतन जो हमने देखा है, जो रेगुलर मैटर्स में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन 20% के मामले में वो हस्तक्षेप करती है। और चुनाव आयोग के पास खुला रास्ता होता है कि वो वायनाड क्षेत्र का चुनाव कभी भी करा सकती है, क्योंकि इनके पास समय बहुत कम होता है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर का। महेश शर्मा जी, आज जैसे ही हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया, गुजरात हाई कोर्ट का, उसके बाद फिर बीजेपी ऑफिस से रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उनका कहना है कि राहुल गांधी ने, मतलब उनको बताते हैं वो कि आदतन ऐसा करते हैं, आदतन अपराधी, जैसा कि अभी भी नवल किशोर झा जी ने कहा है। अब वो कहते हैं कि चौकीदार चोर तक उन्होंने कह दिया, वो कहना नहीं चाहते, ये वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि राफेल वाले मामले पर चौकीदार चोर उन्होंने प्रधानमंत्री को कह दिया। यहां तक कि राफेल वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसमें भी राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी कर दी, संघ पर टिप्पणी करते हैं, ओबीसी पर इन्होंने टिप्पणी किया है। बोलने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए राहुल गांधी को, और साथ ही वो कहते हैं कि राहुल गांधी वीर सावरकर से नफरत करते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इस देश में संविधान और कानून का सम्मान करना चाहिए कांग्रेस को और राहुल गांधी को। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस जो जिस तरह से एक जागीर समझती थी अपनी इस देश को, जहां उसको लगता था कि भाई अगर कोई भी कानून और कोई भी विधि और विधान और कोई भी कोर्ट और कचहरी उसके खिलाफ कुछ भी कहने की हिमाकत नहीं कर सकता है, तो निश्चित रूप से आज कहीं ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस देश में कानून का राज है, और राहुल गांधी अब इसको अच्छी तरह से समझ ले और कांग्रेस इसको अच्छी तरह से समझ ले। ये वो टाइम नहीं रहा कि जब इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी और भोला पांडे नाम का व्यक्ति जो है एक कांग्रेसी, उस समय यूथ कांग्रेस के युवा नेता थे, उन्होंने प्लेन हाईजैक कर लिया कि इंदिरा गांधी को आप नहीं छोड़ोगे तो हम ऐसा कर डालेंगे। तो ये अब वो दौर नहीं रहा। कांग्रेस का कहना है कि आप कितना सताएंगे, कितना दौड़ाएंगे, लड़ने और दौड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है राहुल गांधी के साथ। बीजेपी जो कर रही है जनता उसे देख रही है, 2024 में जनता जवाब देगी, कांग्रेस पार्टी का कहना है। महेश वर्मा जी, देखिए, मैं इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि राहुल गांधी अभी भी बचकानी बात से बाज नहीं आ रहे हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर से माफ़ी नेहरू ने मांगी थी, संसद में मांगी थी, और जब इस केस की बात आई, एक चीज़ मुझे बताइए, वीर सावरकर ने किस बात के लिए अंग्रेजों को पत्र लिखा था और आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, उससे अपनी तुलना करते हुए एक समाज, अपने भारतीय लोगों को, अपने भारतीय भाई बहनों को, एक समाज को, एक वर्ग को, उसके सरनेम को लेकर उसको चोर बताना, उसको अपशब्द कहना और उसके ऊपर सजा, कहीं अपराधी अपने आप को घोषित कर लेना, और इस तरह से करके ऐसा मतलब जाहिर कर रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने कितना बड़ा काम किया इस देश में। कानून की मजाक उड़ा के, संविधान का मजाक उड़ा के इस देश में राहुल गांधी और कांग्रेस जो है
पता नहीं क्या संदेश देना चाहती है, ये स्पष्ट होना चाहिए। और ऐसी घटिया हरकत किसी भी तरह से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि माफी मांग लेते तो क्या हो जाता, लेकिन राहुल गांधी को अपने गांधी परिवार के होने का घमंड है। राहुल गांधी घमंडी हैं, इसीलिए अपने कारनामों पर माफी नहीं मांगते हैं। देखिए प्रीति जी, अब वो चूंकि वो उनको ये कहना है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को खुश करना है, तो वो ये बात कहते हैं इसको लगातार अपना नंबर बढ़ाने की रविशंकर प्रसाद हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन सर इसमें देखिए एक बात ये भी ना, जब कोर्ट ने भी उनके सामने ऑप्शन रखा, सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, कोर्ट ने भी जब राहुल गांधी के सामने ऑप्शन रखा कि चलिए आप माफी मांग लीजिए, तो राहुल गांधी ने भी तो कहा ना आई एम नॉट सावरकर, ये नाम भी तो कोट किया ना सर उन्होंने। जब ऐसा नहीं था तो वो नाम नहीं कोट करते, वो सीधा कह देता कि नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति जो होता है वो राजनीतिक संदर्भ में बात करता है, और सावरकर ने माफी मांगी थी, ये सब जानते हैं, हर कोई जानता है। अंग्रेजों से माफी मांग के ही वो, और उनसे वजीफा भी वो लेते रहे उसके इनाम के रूप में, और उन्होंने उसके बाद जो है जो भी उसके पहले वो स्वतंत्रता आंदोलन में निश्चित रूप से भाग लेते रहे, लेकिन जब उनको जेल हुई तो वो इतना वहां डर गए इतने ज्यादा वो, और उसके बाद उन्होंने वहां से माफी मांग के बाहर आ गए और उन्होंने कहा मैं आपके लिए काम करूंगा लगातार जो है, और उनसे वजीफा भी लेते रहे, ये सब जानते हैं। तो माफी मांगी है, आपका पूरा देश जहां आंदोलन में लगा हुआ है अंग्रेजों को हटाने में, वहां आप जो अंग्रेजों से अगर माफी मांग लेते हो तो निश्चित रूप से ये ऐसा काम है जो देश के विरुद्ध जाता है। तो इसके संदर्भ में ही जो है राहुल गांधी ने कहा, अगर ऐसा कहा तो उन्होंने कोई ऐसे बहुत गलत बात नहीं कही, मुझे ऐसा लगता है। ये सावरकर ने ये माफी मांगी उन अंग्रेजों से जिसके खिलाफ पूरा देश जो है वो जो है कि संघर्ष में लगा था, उनको उस देश से भगाने में लगा हुआ था। लेकिन पीयूष जी एक नॉर्मल कर्टसी भी होती है कि अगर हम किसी के सरनेम को लेकर के कुछ भी अनाप शनाप कहते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि मोदी सर, ये सारे चोर मोदी सरनेम वाले ही क्यों होते हैं, ये किसी को भी बुरा लग सकता है। मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री के लिए भले ही आपने कहा तो आपने कोट करना होता, ये किसी को भी बुरा लग सकता है। इस पर माफी, इस पर सॉरी बोल देना बहुत बहुत छोटी बात थी। ये अगर आपसे भी कभी ऐसा किसी के लिए अगर हुआ होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपने कभी सॉरी नहीं कहा होगा। जो बात सॉरी से खत्म हो सकती थी उसे करनी चाहिए था, अगर राजनीति यही कहता है, और राजनीति ये भी कहता है कि आप जितने फलदार वृक्ष है उतना आपको झुका हुआ होना चाहिए। निश्चित रूप से प्रीति जी, लेकिन देखिए किस संदर्भ में ये बात कही, ये चुनावी मीटिंग थी, चुनावी भाषण था, और देश का बहुत सा पैसा जो है, जनता का मेहनत का कमाया हुआ पैसा जो है, जो टैक्स के रूप में भरा था, उसको लेके उसको लेके जो है कि जो नीरव मोदी, जल्दी से राहुल लाल का, सर मैं तुरंत आती हूँ, राहुल लाल का रुख कर लेते हैं, राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेते हैं, राहुल लाल का रुख कर लेते हैं, पत्रकार है, ठीक है। 2024 के लिए कहीं राहुल गांधी के पूरे कांग्रेस के लिए ये मोदी सरनेम गले की फांस ना बन जाए। राहुल लाल जी जल्दी से। बिल्कुल कहीं से गले की फांस नहीं बनेगी, जो पूरा का पूरा एक इमेज बिल्डिंग किया जा रहा है राहुल गांधी का कि उनको बोलने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी के विरुद्ध इस देश में कौन कौन से नारे नहीं लगे थे, और उसको लेके कभी इंदिरा गांधी ने शोर नहीं मचाया, गली गली में शोर है इंदिरा गांधी चोर है, ये नारे थे उस जमाने के बड़े पैमाने पे नारे लगे थे। तो अगर ये नारा उस समय मान्य था तो आज के डेट में अगर दिल्ली में ये लग जाए मोदी गो बैक, तो उसके आधार पर गिरफ्तारियां हो जाती है। तो ये देखिए दो मानक नहीं होने चाहिए लोकतंत्र में। और जहां तक अभी इस मामले में अभी कई सारे विकल्प हैं उनके पास। अगर दूसरी चीज की राहुल गांधी क्या खतरे में आ गए, मैं उदाहरण देना चाहूंगा बाला साहब ठाकरे का, उनको तो वोट देने का भी अधिकार नहीं था, ना तो वो चुनाव लड़ सकते थे ना वो वोट दे सकते थे, फिर भी महाराष्ट्र के राजनीति के दशा और दिशा को निर्धारित करते थे। अगर किसी नेता को आप इतना ज्यादा कॉर्नर करते हैं, उसके ऊपर इतना हमला करते हैं, तो वैसे स्थिति में मैं इसके लीगल पक्ष पे नहीं जा रहा, इसके राजनीतिक पक्ष पे हूं, इसके उनके साथ एक बड़ी सहानुभूति विकसित होती है, और वो हम लोगों ने पूरे देश में होता हुआ देखे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आप देखिए कर्नाटक के चुनाव होते हैं, किस प्रकार के चुनाव परिणाम सामने में आते हैं। तो ये चीज वो कहीं न कहीं एक और मजबूत नेता के रूप में मुझे उभरते हुए नजर आ रहे हैं प्रीति जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। तमाम मेहमान हमारे साथ, जल्दी से हम उनके पास चलेंगे, और सबसे पहले विजय कौशिक जी हमारे साथ, कांग्रेस के नेता, उसके बाद फिर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी बैठे हुए, उनके पास चलेंगे। विजय कौशिक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ से संदेश दिया, उन्होंने कहा है जो डर जाए वो मोदी नहीं, और विपक्षियों पर जितने भी
उन्होंने बहुत कुछ कहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता का जो अहंकार है वो बहुत दिनों तक नहीं रहता है, ऐसे ही कांग्रेस का भी नहीं रहा। कुर्सी पर बैठकर माननीय मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में सत्ता का डंडा है। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक और एमपीओ के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांचें शुरू कराई। नतीजा सामने, सीबीआई ने और ईडी के दबाव में वहां पर शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। उसी तरीके से अजीत पवार और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांचें माननीय मोदी जी ने चलाई। नतीजा सामने है, आज अजीत पवार जी जाकर मिल चुके हैं भाजपा के साथ, एक गठबंधन सरकार चला रहे हैं। निश्चित तौर पर आज मोदी जी के हाथ में जो डंडा है वो कल को राहुल गांधी जी को देश की राजनीति से भी खत्म करा सकते हैं। और मैं मानता हूं कांग्रेस के कुछ जयचंद भाजपा के साथ मिले हुए हैं, जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि भाजपा के कुछ लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उनको ढूंढना जरूरी है, बाहर निकालना जरूरी है, वरना तो ये ना कुछ केस था, इस केस में कुछ दम नहीं था। राहुल गांधी जी ने किसी का अपमान नहीं किया, किसी देशवासी का अपमान नहीं किया, लेकिन एक साजिश के तहत भाजपा विधायक द्वारा डाले गए क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में उनको 2 साल की मैक्सिमम सजा दे दी गई, जो देश में आज तक किसी को नहीं दी। फिर भी हम राहुल गांधी जी के आभारी हैं कि देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और आज भी अगर इस भ्रष्ट मोदी सरकार को कोई घेर रहा है अकेले दम पर, वो राहुल गांधी जी हैं। और यही कारण है कि जैसे ही मोदी जी को यह पता लगा कि सभी क्षेत्रीय दल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट होने जा रहे हैं, तो दोबारा से खेल शुरू कर दिया, धमकियों का खेल शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में खड़े होकर मोदी जी कहते हैं कि वो क्षेत्रीय दलों के नेताओं को जेलों में भेजेंगे। अगले दिन केजरीवाल जी ने भाजपा का समर्थन कर दिया और भी कई दलों ने कर दिया। तेजस्वी यादव का नाम एक पुराने चल रहे केस की चार्जशीट में जोड़ दिया गया। तो विपक्ष के जितने भी क्षेत्रीय दल जो राहुल गांधी जी के साथ खड़ा होना लेकिन चाहते थे, अब ठीक है कौशिक जी, ठीक है, कैसा लोकतंत्र है, क्या संविधान है, भाजपा ने अपना संविधान बनाया। एक मैच्योर पॉलिटिशियन सिर्फ चिल्ला के ये तमाम चीजें सही हैं, लेकिन जिस समय ये त्वरित तौर पे जब वहां पे निचले कोर्ट ने फैसला दिया तो आपके पार्टी की लीगल टीम कहाँ इंतजार कर रही थी? आपको आपके पार्टी की लीगल टीम को जो तेजी से काम करना चाहिए था उसमें उन्होंने विलंब किया है। दूसरी बात कह रहे हैं, हमारी पार्टी में दूसरी बात ये भी है, हम और ऐसे लोगों को पार्टी से विजय कौशिक जी, राहुल लाल जी, दोनों के लिए एक मैच्योर पॉलिटिशियन, जैसा कि मैंने अभी पीयूष पंत जी से भी कहा है कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन वो होता है जो जिसको झुकना आता हो। फलदार वृक्ष झुक भी जाता है। तो ऐसे में अगर सॉरी बोल देते, वो कह रहे रविशंकर प्रसाद जी की सॉरी उन्होंने नहीं कहा, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सॉरी नहीं कहा, बोल देंगे तो केस खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ये झूठी बातें हैं, ये भाजपा का दुष्प्रचार है। देखिए प्रीति जी इसमें सॉरी बोलने का मतलब इससे नहीं, क्योंकि लड़ाई कौन सी वो लड़ रहे हैं राहुल गांधी, वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जो जिस तरह की जो गड़बड़ियां हो रही है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और अगर हुआ राफेल में निश्चित रूप से गड़बड़ियां हुई हैं, जिसको ढक दिया गया, जिस प्राइसेस में टेक्नोलॉजी नहीं मिली हमें, उस पे सारे रेट यूपी के टाइम में तय हुए थे, उससे ज्यादा तय हुए रेट पे, और उससे हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं हुआ और हमारी नीड के हिसाब से उसमें चेंजेस भी नहीं किए गए। तो बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, बहुत गड़बड़ियां जिसकी तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे थे और लगातार उनका था। अब चूंकि आज की जो राजनीति हो गई है, जो सत्ता के पास जो साधन हो गए हैं और जो कोर्ट जिस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन लगातार कोर्ट प्रभावित हो रहे हैं। अब आप देखिए इसी हाई कोर्ट के मामले में जो मामला आया है, इसमें जज साहब क्या कहते हैं, वो इस केस को न डिसाइड करते हुए बाकी 10 केस की तरफ इशारा करते हैं और उसमें भी सावरकर वाला एक केस की बात करते हैं। आखिर उसको मेंशन क्यों करना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी आइडियोलॉजी से बहुत महत्वपूर्ण सवाल, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी बैठे हुए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप पूछ रहे हैं, देश भी पूछ रहा होगा, विपक्ष भी पूछ रहा है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बैठे हुए हैं। पीयूष पंत जी पूछ रहे हैं कि अभी जिस तरीके से वर्डिक्ट आया है गुजरात हाई कोर्ट का, ऐसे में ये जान करके जो वर्डिक्ट है उससे लग रहा है कि कोर्ट भी प्रभावित हो रहे हैं अब जैसा जो चल रहा है, और साथ ही उनका कहना है कि कोर्ट प्रभावित हो ही रहे हैं और अब आगे मतलब कि आपका जुडिशियरी सिस्टम अगर हैम्पर हो रहा है तो इससे लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। नहीं, ये मैं ये मानने से कदापि इनकार करता हूं कि अब वो कह रहे, पीयूष पंत जी का कहना है कि अगर वीर सावरकर का एग्जाम्पल दिया गया है तो वहां पर वीर, अगर जब ये सेशन जब कोर्ट देखिए एग्जाम्पल दिया गया उसका एक है कि उनके पोते ने
इसके बाद एक शिकायत और दर्ज की है, इसके संबंध में कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की होगी। लेकिन कोर्ट को इन्फ्लुएंस करना और कोर्ट के बारे में इस तरह कहना, मैं उससे सहमत नहीं रहता हूं। और जहां तक राहुल गांधी का विषय है और उनको लीगल ऑप्शंस बाकी है, वो सुप्रीम कोर्ट में जो है एसएलपी के तहत, रिव्यू के तहत और क्यूरेटिव पिटिशन के तहत अपनी जो शिकायत है और अपनी अपील को दायर कर सकते हैं। और जहां माफी मांगने की बात होती है कि कोर्ट ने कहा है माफी मांगने के लिए, ये मैं कदापि मानने के लिए तैयार नहीं होता हूं। कोर्ट कभी नहीं कहती है कि आप माफी मांगिए और आपको छोड़ देते हैं। ये पता नहीं कहां से इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो उनका विकल्प है, विकल्प सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या उच्च न्यायालय, वहां जो हाईकोर्ट का जो है वहां पर भी डिवीजन बेंच में जा सकते हैं। प्रभावित है, पीयूष पंत जी ने पूछा है, कोर्ट प्रभावित नहीं हो सकती है। तमाम जितने कोर्ट हैं देश में क्या प्रभावित है? नहीं, कोई ये गलत बात है, ये बहुत ही दूर है। मैं इसको मानने से इनकार करता हूं टीवी पे भी कि कोर्ट प्रभावित नहीं होती है। कोर्ट ने वीर सावरकर के बारे में जो कहा है कि इसके बाद भी वीर सावरकर का पोते ने कंप्लेंट किया है। मैं कोर्ट में 2018 में 4 वरिष्ठ कोर्ट के बारे में ना कुछ बोले। हम लोग दबाव की स्थिति में, उस समय 2018 का वो घटनाक्रम तो आपको याद होगा, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस सामने में आए तो प्रकट हुए। तो देखिए गुजरात नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज, वो सुप्रीम कोर्ट के नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो बाहर आए, वो सुप्रीम कोर्ट के जज ऑफिशियली बाहर नहीं आए थे। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वो ऑफिशियली बीजेपी के प्रवक्ता महेश वर्मा जी घड़ी देख रहे हैं। चलिए घड़ी देखकर कुछ कहना चाह रहे, एक सेकंड रुक जाइए। और भी एक मेहमान है, बीजेपी के नेता है, वो कुछ कहना चाह रहे, घड़ी वड़ी भी देख रहे हैं, शायद उनका समय कम है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में या हाई कोर्ट के बारे में प्रीति जी इस तरह की टिप्पणी नहीं होना चाहिए, महेश शर्मा जी नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, प्रियंका गांधी कह रही है कि सत्ता का इतना घमंड ठीक नहीं है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस और जिस तरह से इसमें सरकार को या प्रधानमंत्री का नाम लेकर और ये कहा जा रहा है कि न्यायालय जो है इस तरह का आदेश इसलिए दे रहा है कि कहीं देश में जो है आज भाजपा की सरकार है, इस तरह से न्यायालय के ऊपर आक्षेप लगाना कि ये जितनी भी जो वर्डिक्ट आ रही है, क्योंकि भाजपा कहीं केंद्र सरकार में कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी वजह से ये सारे वर्डिक्ट आ रहे हैं। और याद करिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उन्होंने क्या कहा, वहाँ के जो मुख्य न्याय अधिकारी थे कोई वर्मा जी, उनके बारे में कहा कि ये तो इनको जानबूझ के जो है पोस्ट किया गया ताकि ये राहुल गांधी को सजा दें। तो इस तरह का आक्षेप, इस तरह के देश के कानून और संविधान को नहीं मानना, उस व्यवस्था में विश्वास नहीं रखना, इस तरह की आदत बन चुकी है कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की। आप देखिए अध्यादेश को फाड़ देना। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी 2 पत्रकार बैठे हैं, उसका मजाक उड़ाना क्या मतलब बनता है इस देश में? इस डिबेट में 2 पत्रकार बैठे हैं। अब उनका कहना है कि अब देखिए सत्ता पक्ष से ऐसा लग रहा है कि तमाम जितने देश में जुडिशरी सिस्टम है, जो कोर्ट्स हैं, वो प्रभावित हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? कह रहे जिस तरीके से कार्यवाही और वर्डिक्ट आ रहे हैं उससे लग रहा है कि ये अवमानना है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ऐसे लोगों के ऊपर ये देखिए, जो ऐसे व्यक्ति ऐसी बातों को कहना बिना किसी तथ्य और बिना किसी प्रूफ के, ऐसे लोगों के खिलाफ ये वो लोग हैं जो ये वो लोग हैं जिनको किसी भी तरह से सिर्फ राज्यसभा के मेंबर हैं, आपने राज्यसभा का मेंबर बनाया है। इस देश में एक ऐसा जहरीला वातावरण बनाते हैं जो कि आप ये अवमानना है, ये कंटेम्प्ट है, गुजरात हाई कोर्ट है। आपको वहां पे अगर कोई बात कर रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट बंद है, 2 बार सुप्रीम कोर्ट खोल के और ये कहे, तो ये स्थितियां बनी हुई है गुजरात हाई कोर्ट के तमाम। अगर हम लोग एक साथ दूसरी बात देखिए सर, एक सेकंड पहले महेश वर्मा जी अपनी बात सारे पे इस देश के कोर्ट का महेश वर्मा जी अपनी बात रख ले एक एक करके। प्रधानमंत्री के इशारे पे इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे कोर्ट काम कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं ये लोग। क्या मतलब है इसका? ये कोर्ट की अवमानना नहीं है तो क्या है? बिल्कुल अवमानना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 4 वरिष्ठ जजों ने मुझे 2018 में कहा, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं। आप उस घटनाक्रम को भूल सकते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने राहुल जी, आप वो व्यक्ति हैं जो हर तरह से जानते हैं कि ये माफी मांगने वाले व्यक्ति राहुल गांधी
4 बार माफी मांग चुके हैं। क्या इन्होंने अध्यादेश नहीं फाड़ा? संविधान की इन्होंने अवहेलना नहीं करी? सुप्रीम कोर्ट के वो तो आदेश को अगर वो चोर कहा नहीं कहा, प्राधिकरण को कमजोर करने के लिए वो अध्यादेश का निष्कारण उन्होंने पाला नहीं किया, उसकी तारीफ होनी चाहिए। आज अगर वो अध्यादेश को नहीं फाड़ दे तो देश का अपमान है या नहीं है? संविधान का अपमान है या नहीं है? एक सेकंड पीयूष पंत बोलिए। महेश वर्मा जी ने जो कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकते, या कोई भी ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रभावित हो रहा है, ये तमाम एजेंसियां प्रभावित हो रही हैं, तो ये गलत है। नहीं, देखिए, हम सीधे सीधे नहीं कह रहे प्रभावित हो रही है, लेकिन ये आशंका पैदा होती है। जिस तरह की उदाहरण हम देखते हैं जो हो रही चीजों को अगर आप लिंक करिए, सुप्रीम कोर्ट की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं, हम जो नीचे के कोर्ट है उनकी बात कर रहे हैं। और यहाँ तक कि गुजरात में आप देखिए कोर्ट के जो वर्डिक्ट आ रहे हैं लगातार, आप देखिए इसी केस में देख लीजिए जो मैक्सिमम वर्डिक्ट दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था डिफेमेशन केस में, जो मैक्सिमम दिया गया, उसके बाद जिस जज ने दिया उसका प्रमोशन हो जाता है कुछ दिन के बाद ही, और उसको सुप्रीम कोर्ट फिर कहता है कि गलत तरीके से ये प्रमोशन इनको दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठाता है उस पर। तो ये चीजें जो है कि ये आपको दिखाई देती है कहीं कुछ न कुछ। आप कोशिश करते हैं एक पत्रकार होने के नाते कहीं न कहीं जो है एक कनेक्शन ढूंढने का। दूसरा मैं आपको बताऊं, देखिए जो मैं कह रहा हूं जिस बात को, जो विचार की जिस तरह की जो बात है प्रभावित होने का, आप देखिए अभी हाईकोर्ट का गुजरात का ही मामला है जिसमें एक लड़की का मामला है जिसके साथ एक व्यक्ति ने जो है शादी का वादा करके उससे बलात्कार किया और उसके बाद उससे शादी करने से मना कर दिया इस आधार पे कि ये लड़की जो है वो लड़की जो है उसको गर्भ हो गया और उसके माँ बाप इजाजत चाह रहे थे कि हम इसका नहीं चाहते कि इसका बच्चा पैदा हो। कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा मनुस्मृति में भी जो वो लड़की नाबालिग थी, कोर्ट ने कहा, कोर्ट के जज साहब ने कहा कि मनुस्मृति में भी तो 12 साल 13 साल में शादी हो जाती थी लड़कियों की, इसलिए आप जो है इसमें कोई भी गलत बात नहीं है जो है कि शादी करने पे। तो ये आप देखिए इस तरह से अगर आप लिंक करने की कोशिश करिए तो कहीं न कहीं जो है जो न्यायालय इस पूरे मामले में चुनाव आयोग क्या कर सकता है? सीधे कानून चुनाव आयोग क्या कर सकते हैं? एक सेकंड, नवल किशोर झा जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील। और कानून चुनाव आयोग के पास जो विकल्प है सम्मान, वो चुनाव आयोग के पास जो विकल्प है वो उस आप बोल क्या रहे हैं? आप एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं, सीट है ना कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कर सकता है और रिक्त करने के बाद चुनाव की घोषणा आप एक अपराध और अपराधी के समर्थन में अगर चुनाव आयोग ने वायनाड सीट को रिक्त कर दिया और घोषणा इलेक्शन की कर दिया चुनाव का, और चुनाव अगर हो गई घोषणा करने के बाद भी जो है कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इस पे हस्तक्षेप नहीं करती है, अगर फिर से चुन के कोई लोकसभा का सदस्य आ जाता है तो वो इरिवर्सिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाद इतना सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर नहीं होती है कि कोई भी लोकसभा में चुनने के बाद उसको इरिवर्सिबल कर दे, उसको हटा दे। लेकिन आप मेरी बात सुन लीजिए, एक मामले में चुनाव आयोग के सामने में एक एप्लीकेशन गई थी और सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी गई जो वो एनसीपी का लीडर सांसद ने किया था। एसएलपी जाते ही उसका बहाल कर दिया गया, लेकिन समय बहुत कम है, सांसद फैजल मोहम्मद थे 18 जनवरी को हाईकोर्ट के बारे में केरला हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद देखिए 18 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने वहां पे उसको रिक्त घोषित कर दिया, लेकिन 30 जनवरी को केरला हाईकोर्ट के निर्देश आने के बाद फिर से उस जगह को वैकेंट घोषित कर दिया। तो देखिए ये कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग भी देखता है कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं। वो जो एसएलपी का मामला है, चूंकि यहाँ पे सचिवालय जो है कि तमाम मामला से वो निवृत्त हो गए थे, समय थोड़ा उनको फिर से सदस्यता उनकी बहाल नहीं हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी हमारे पास कम है। सबसे पहले शुरुआत फाइनल कमेंट की करेंगे हम विजय कौशिक से, कांग्रेस के नेता। आज हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, माफ कीजिएगा मुझे जल्दी से। विजय कौशिक जी फाइनल कमेंट, नेता कांग्रेस के फाइनल कमेंट, पार्टी लाइन सा। माननीय मोदी जी, आपकी इस तानाशाही से कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। आपने महंगाई में, कर्जे में, बेरोजगारी में जो इस देश को डुबो दिया है, इसके परिणाम बड़े भयानक होंगे, क्योंकि लोग टैक्सों की मार से डूब रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, उनके लिए एक बेहतर माहौल नहीं दे पा रहे, अपने जीवन का गुजारा नहीं कर पा रहे। 80 करोड़ लोग मात्र 5 किलो गेहूं पर जिंदा अपने रख छोड़े हैं। ठीक है, देश का क्या होगा, उनके लिए हम संघर्ष करेंगे। ठीक है,
ठीक है, अब नवल किशोर झा जी फाइनल कमेंट दीजिएगा सर। सुप्रीम देश के न्यायालय पे हस्तक्षेप या उन पर टिप्पणी ना करे, इससे बचा जाए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, उनके पास विकल्प है, वो 136 में एसएलपी और एसएलपी के बाद जो रिव्यू और क्यूरेटिव डाल सकते हैं, जितना जल्दी करे वो ठीक होता है, ये मैं कहता हूं। लेकिन देश के न्यायालय पे हस्तक्षेप नहीं करे, और अगर नीचे कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से अगर हार गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है, वहां आप करें। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है, और सरकार के बारे में इस तरह ना कहे, क्योंकि सरकार जो है संविधान से बनी होती है, सरकार पूरी भारत की होती है। महेश वर्मा जी फाइनल कमेंट। महेश वर्मा जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। राहुल लाल जी फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, इस मामले के वैधानिक पहलू पे हम लोगों ने काफी चर्चा किया। मैं फिर से यही कहूंगा कि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस को पूर्व वाली गलती नहीं दोहरानी चाहिए, यानी कि शुरुआत में जो उनकी लीगल टीम ने देरी किया वो विलंब नहीं करना चाहिए, त्वरित तौर पे अब उनको इस पूरे मामले में आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा चीज कि पॉलिटिकली चीज की जो इसका राजनीतिक महत्व है उसका उन्हें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वैसे अब चुनाव में देश शामिल हो चुका है। अब 2024 के लोकसभा बिल्कुल सामने है। ठीक है, पीयूष पंत जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से अब कांग्रेस को जो है, जो लगातार कांग्रेस एक सिस्टम से काम करती रही और गुजरात में ही वो लगातार जो है केसेस फाइल करती रही हायर कोर्ट में, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि अब चाहे गुजरात की किसी हाई कोर्ट की भी अगर जो है अपर बेंच में भी आप जाते हैं करते हैं, तो मुझे बहुत गुजरात में करते हैं तो वहाँ महेश वर्मा जी फाइनल कमेंट जल्दी से, समय कम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में। और साथ ही आपने देखा राहुल गांधी को लेकर के मोदी सरनेम पर उन्होंने टिप्पणी की थी। अब उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट से भी उन्हें आज जोरदार झटका लगा है। उनके जो कन्विक्शन पर स्टे वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम नहीं कर सकते। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगले साल लोकसभा चुनाव हैं और ऐसे में चुनावी सरगर्मियां भी है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की का मेन चेहरा, जो प्रमुख चेहरा है राहुल गांधी, उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करेगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्या होता है, इस पर हमारी पूरी नजर बनी हुई रहेगी। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज इंडिया और साथ ही देखना ना भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।